छात्रों, आप सभी को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, MLSM कॉलेज दरभंगा। आज का जो विषय है जिस पर हम लोगों को बातचीत करनी है, डिस्कस करनी है, वह बीकॉम पार्ट 2 के छात्रों के लिए है। बीकॉम पार्ट 2 में चौथा पेपर, फोर्थ पेपर, जिसका नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, उसी का एक महत्वपूर्ण कैपिटल टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वह टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के पूर्व का लाभ और समामेलन के बाद का लाभ। अब यहाँ छात्रों हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह जो टॉपिक है इसकी महत्ता क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहिए हमको, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या यह सिर्फ सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है इसलिए पढ़ना चाहिए, या कि यह हमारे कमर्शियल लाइफ में इसका महत्व भी है। इन सारी बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि यह चैप्टर है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले होने वाला लाभ अथवा हानि और फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद होने वाला लाभ और हानि, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। समामेलन के पहले जो बिजनेस हुए हैं उस पर होने वाले लाभ और हानि, और फिर उसके बाद जो समामेलन हो जाने के बाद यानी कंपनी बन जाने के बाद जो लाभ और हानि होता है वो प्रॉफिट निकालता है, पहले का और बाद का। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि यह जो समामेलन का लाइन खिंचा हुआ है, यानी समामेलन के पहले और समामेलन के बाद, तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि यह समामेलन क्या होता है। क्या है यह समामेलन, इनकॉर्पोरेशन किसको कहते हैं? क्योंकि बिना इसको समझे हुए हम पूरे चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसलिए चलिए आपको हम इनकॉर्पोरेशन का पहले मतलब समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। समामेलन, यह जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी निर्माण के 4 स्टेजेस होते हैं। जब हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं तो 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज होता है प्रमोशन का, प्रवर्तन का स्टेज, जिसमें कंपनी को स्थापित करने के विचार किए जाते हैं, उसे पक्का किया जाता है, सारी बातें देखी जाती हैं, और सब कुछ देखने के बाद जब यह तय हो जाता है कि हाँ कंपनी हमको स्थापित करनी है या किसी कंपनी को हमको क्रय करना है, ये सारी बातें जब हो जाती हैं तो उसके बाद चूंकि कंपनी में पब्लिक मनी लगा होता है, हमने कहा कि 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं। एक सोल ट्रेडिंग, जिसमें अकेले मालिक होता है और व्यवसाय और लाभ हानि सहन करता है। फिर दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होते हैं और मिलकर व्यापार करते हैं और लाभ हानि को साझा करते हैं। और तीसरा फॉर्म होता है कंपनी का, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्म कहा जाता है। इसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है, प्रजातांत्रिक, क्योंकि इसमें हजारों लाखों शेयर होल्डर्स भाग लेते हैं, शेयर के माध्यम से इसके मालिक बनते हैं, अंशधारी बनते हैं। और चूंकि लाखों हजारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए सरकार का भी इंटरप्शन इसमें जरूरी हो जाता है। सरकार का जो कानून है वह लागू होना जरूरी हो जाता है। तो जब हम विचार पक्का कर लेते हैं, प्रमोशन का स्टेज पूरा हो जाता है, तब हमको चूंकि कंपनी हम बना रहे हैं तो और पब्लिक मनी इसमें लगेगा, पब्लिक मनी, सारे पब्लिक को जोड़ना है इसमें,
इसलिए कोई ठगी ना हो जाए, कोई फर्जरी ना हो जाए, इसके लिए कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार के यहाँ हम अपना प्रपोजल भेजते हैं कि हम अमुक तरह की कंपनी को स्थापित करने का विचार किया है, आप हमें स्वीकृति दें, मेरा ये प्रपोजल है, आप देखें, समझें और संतुष्ट हो जाने के बाद हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दें, जिससे मैं आगे व्यवसाय शुरू कर सकूं, आगे के स्टेज में जा सकूं। तो यह इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो होता है, जिसमें कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार जो होते हैं वह उस व्यवसाय के बारे में, उस कंपनी के बारे में जो निर्मित होने जा रही है, सारी बातें देखते हैं। वह कानून के अनुकूल है कि नहीं है, इसके जो बैंकर्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कौन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, कौन मैनेजर होंगे, क्या सब हैं, इसमें सारी बातों को देखता है। कंपनी का नाम लॉफुल है या कि नहीं है, और इन सारी बातों को देखने सुनने के बाद जब वह संतुष्ट हो जाता है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, समामेलन का प्रमाण पत्र वह जारी करता है। और समामेलन का प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद कंपनी अपने वैधानिक स्वरूप में आती है, उसको लीगलिटी मिल जाती है, क्योंकि सरकार के कानून के तहत उसे सर्टिफिकेट मिल गया है। तो वैधानिक स्वरूप में आ जाने के बाद कंपनी बनती है। इसके पहले कंपनी का सिर्फ प्रपोजल था, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद यह वैधानिक स्वरूप में आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जाते हैं, यानी पूंजी को इकट्ठा करते हैं शेयर के माध्यम से। कितना शेयर होगा, नहीं होगा, इन सारी बातों का निर्णय करते हैं। कितना पेड अप कैपिटल, कितना ऑथराइज कैपिटल होगा, कितना इशूड कैपिटल होगा, कितना कॉल्ड अप कैपिटल होगा, सब्सक्राइब कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल होगा, ये सारी बातों पर का डिटेल हम लोग देखते हैं। और जब ये सारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी हो गया, उसके बाद कमेंसमेंट स्टेज आ जाता है। और कमेंसमेंट स्टेज में व्यापार प्रारंभ करने की तिथि आ जाती है, या सर्टिफिकेट। उसके लिए भी हम लोग कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दीजिए। लेकिन यदि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो कंपनी वैधानिक स्वरूप में आ जाती है। अब यहाँ प्रश्न है कि यह जो इनकॉर्पोरेशन है, जो इतना महत्वपूर्ण है, यह तो एक नई कंपनी के निर्माण के संबंध में भी बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एकाकी व्यवसाय है, वह कंपनी में परिवर्तित करना चाहता है। कोई साझेदारी व्यवसाय है, वह भी कंपनी में परिवर्तित करना चाहता है अपने बिजनेस को। या कोई कंपनी इसलिए बनती है कि हम अमुक अमुक बिजनेस को क्रय कर सकें, अमुक साझेदारी व्यवसाय को क्रय कर सकें। या कोई चालू कंपनी है, वह अमुक व्यवसाय को क्रय करना चाहती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस तारीख को क्रय किया और जिस तारीख को उस बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, समामेलन पत्र मिला, वह जो पीरियड होगा बिफोर इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। यानी व्यवसाय को, एक चालू व्यवसाय को क्रय करने के बाद समामेलन की तिथि तक का जो समय होगा, समामेलन के पूर्व तक का जो समय होगा, वह प्रायर इनकॉर्पोरेशन बिजनेस होगा। और फिर जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है अथवा कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद कंपनी का स्वरूप हो गया, वह कंपनी हो गई, बन गई। तो यहाँ इनकॉर्पोरेशन से पहले हमने समझा अभी कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। और इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी व्यवसाय हुए हैं, वह समामेलन के पूर्व का व्यवसाय होगा। उस पर जो लाभ हानि हुआ है वह प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहा जाएगा, समामेलन के पहले के बिजनेस पर। या समामेलन के बाद यदि बिजनेस हुआ है, वो स्वाभाविक है, होगा ही, वह कंपनी का बिजनेस हो जाएगा, वह सामान्य व्यवसाय हो जाएगा। उस पर जो होने वाला लाभ होगा वह सामान्य प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और चूंकि पहले का जो लाभ है, समामेलन के पूर्व का जो लाभ हमको मिला है, कंपनी को मिला है, यदि लाभ मिला है तो वह कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। चूंकि कंपनी बनी नहीं है,
कंपनी एक्सिस्टेंस में आई नहीं है, उसके पूर्व ही हमें उस बिजनेस पर लाभ मिल गया। लाभ मिल गया तो कैपिटल प्रॉफिट होगा, यदि लॉस हो गया तो कैपिटल लॉस होगा। और जो कैपिटल प्रॉफिट होगा वह कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सामान्य लाभ नहीं है, कंपनी का लाभ नहीं है ये। लेकिन कंपनी के बन जाने के बाद, इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद, या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद जो भी साल भर लाभ कमाया है वह सामान्य लाभ होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, जिसे कंपनी चाहे तो डिविडेंड में दे सकती है, चाहे तो रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर सकती है, चाहे डिफरेंट रिजर्व का क्रिएशन उस प्रॉफिट से किया जा सकता है। लेकिन समामेलन के पूर्व का जो भी लाभ होगा उस लाभ को कैपिटल प्रॉफिट होगा, उस लाभ कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा और उसे उस लाभ को, उस कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है एज पर कंपनी लॉ। कंपनी भी ये कहता है, कंपनी एक्ट 1956 और 2013 का जो अमेंडेड अप टू डेट है उसका सेक्शन 11 यह कहता है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज द प्रॉफिट और लॉस अर्नड बिफोर इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऑफ द कंपनी। इट इज a capital profit and not legally available for distribution as dividend, because a company cannot earn a profit before comes into existence। यानी यह एग्जिस्टेंस से आने के पहले, कंपनी का जो का वैधानिक स्वरूप आने से पहले ही यह लाभ कमाया है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं। मान लिया कि किसी कंपनी को क्रय, किसी व्यवसाय को क्रय किया गया कंपनी के द्वारा 1 अप्रैल को, और उसका समामेलन हुआ, समामेलन की जो चिट्ठी मिली, जो सर्टिफिकेट मिला, वह 1 जुलाई को मिला। और यह जो कंपनी है वह अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करती है 31 मार्च को, अगले साल 31 मार्च को। अब यहाँ अप्रैल, मई, जून या जो 3 महीना होगा, क्योंकि 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, यह जो 3 महीने का जो समय होगा बिफोर इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो 9 महीने का समय होगा, जुलाई से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक का जो समय होगा, फिनेंशियल ईयर का जो एंड होता है या अकाउंटिंग ईयर का जो एंड होता है, वह जो समय होगा वह आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड माना जाएगा। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि 3 महीना और 9 महीना, और जो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो उसी में सारे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का सारा व्यय एक साथ दिया हुआ है। उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि पहले का कितना है, बाद का कितना है। कुछ खर्चे, कुछ तो स्पष्ट हो भी सकते हैं, लेकिन प्रायः नहीं के बराबर होता है। अब यहाँ हम लोगों का काम होगा कि यह जो कंपनी का लाभ है जो 31 मार्च को शो कर रहा है, उसमें कितना बिफोर प्रॉफिट होगा, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा, और कितना आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा। ये निकालना, यह जानना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग किसी भी कंपनी में, ऐसे भी कंपनी में काम करना पड़ सकता है, ऐसे भी बिजनेस में काम करना पड़ सकता है जिसका कन्वर्सन कंपनी में हो रहा हो, वहाँ हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, या किसी कंपनी ने चालू बिजनेस को क्रय किया हो और हम कंपनी में काम करते हैं, तो हमें कहा जाएगा कि आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कीजिए, इसका प्रॉफिट प्रायर टू और प्रायर और पोस्ट का निकालिए। तो एक वाणिज्य के छात्र के लिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ एज ए अकाउंटेंट, एज ए ऑडिटर हमें यह निकालना होगा कि बिफोर कितना होगा, बाद में कितना होगा। तो छात्रों, हम लोगों के लिए काफ़ी यह इम्पॉर्टेंट है। कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे साल में ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो चालू बिजनेस को क्रय करती हैं। परचेज ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी, ऐसा है, चैप्टर भी है हम लोगों का, या पार्टनरशिप में भी हमने देखा है
कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू ए कंपनी देखा है। तो इस तरह का जो सिचुएशन आता है उसमें हमको यह चैप्टर, यह जो कैलकुलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं यह हमें बहुत काम देगा। तो यह कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, एक बिजनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और वाणिज्य के छात्रों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इसको कैसे हम लोग बांटेंगे, कैसे प्रॉफिट को पहले और बाद में करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण है, पॉइंट है और इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे से टूल्स दिए गए हैं, कुछ टूल्स प्रोवाइडेड हैं, कुछ दिए गए हैं जिसको हम लोग आसानी से उसको लागू करेंगे और प्रॉफिट को बांट देंगे। जस्ट लाइक हम लोगों का काम होगा जैसे बगुला की तरह, जो दूध को दूध और पानी को पानी अलग कर देता है, ठीक वही काम इस तरह के बिजनेस में हम लोगों को करना है। वह टूल्स क्या है? तो हम लोग सबसे पहले, अभी मैंने देखा कि समामेलन के पूर्व का समय और समामेलन के बाद का समय, यानी समय काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, पहले और बाद का। तो 3 महीना यदि पहले है, 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो समय है, प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड है और उस पीरियड में कंपनी लाभ कमाया है, यह 3 महीने का लाभ जो होगा तो 3 महीना होगा ये और 9 महीना। इसका मतलब हुआ टाइम रेशियो जो हो गया वह 1:3 का हो जाएगा, यानी 3 महीना अनुपात 9 महीना। और बहुत सारे ऐसे व्यय हमको मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैं करूँगा, अभी करने जा रहा हूँ, जिसको समय के आधार पर ही बांटे जा सकते हैं और समय के आधार पर ही होते हैं, वो व्यय भी होते हैं समय के आधार पर। तो एक आधार हमको सबसे महत्वपूर्ण मिल गया यहाँ और वह आधार है समय का आधार, टाइम रेशियो। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण आधार है सेल्स रेशियो। क्योंकि सेल्स जो होता है प्रति माह होता है, प्रतिदिन होता है, प्रति वीक होता है, प्रति माह होता है। तो प्रश्न में कभी कभी यह दिया रहेगा कि समामेलन के पहले का विक्रय इतना है और बाद का विक्रय इतना है, या कुल विक्रय कंपनी का इतना है जिसमें समामेलन के पूर्व का विक्रय इतना है। मान लिया कि कंपनी का कुल विक्रय 6 लाख रुपया है, जिसमें समामेलन के पहले का जो विक्रय है वह 2 लाख रुपया है। इसका मतलब हुआ कि पहले 2 लाख और बाद में 6 लाख में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। कुल यदि विक्रय 6 लाख है तो 2 और उसमें 2 लाख पहले का है, तो हम लोग बांट लेंगे 2 लाख अनुपात 4 लाख, यानी 1:2 का। तो 2 रेशियो हमारे साथ उपलब्ध हो गया। एक समय का, जो प्रश्न को पढ़ने से हमको स्पष्ट हो जाएगा, और दूसरा सेल्स रेशियो। प्रश्न में सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम लोग निकाल लेंगे। और यदि सेल्स का कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, पहले कितना बाद में कितना या कुल कितना सेल्स है यह भी दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग घबराएंगे नहीं और टाइम रेशियो जो होता है उसी के आधार पर हम लोग डिवीजन कर लेंगे। और यह मान लिया जाता है कि सारे व्यय पूरे वर्ष के हुए हैं, सारे विक्रय पूरे वर्ष के हैं और इसलिए हम लोग समय के अनुपात में उसको भी डिवीजन कर देंगे। उसके बाद कुछ व्यय ऐसे भी होंगे जो समामेलन के पहले के माने जाएंगे। वह देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि समामेलन के पहले का भी है, क्या है ये खर्चा। और कुछ व्यय ऐसे भी होंगे जो समामेलन के बाद के होंगे, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। मैं पूरे डिटेल्स को बताऊंगा कौन कौन से ऐसे व्यय हैं जो समामेलन के पहले के हो सकते हैं, बाद के हो सकते हैं। तो जो पहले के व्यय हैं उसको पहले वाले लाभ से घटाएंगे, समामेलन के पूर्व के लाभ से घटाएंगे।
और जो बाद वाले, पूर्णतः बाद वाले व्यय हो सकते हैं, अर्थात कंपनी के व्यय हो सकते हैं, जो भी स्पष्ट हो जाता है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि ये कंपनी का ही व्यय हो सकता है, उसको हम लोग टोटली पूर्णतः बाद के लाभ से घटाएंगे, यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट होगा उससे घटाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो प्रॉफिट है कंपनी का, जो उसने साल में कमाया है, साल के अंत में कमाया है, अकाउंटिंग ईयर के अंत में कमाया है, उसको कैसे बांटेंगे, क्योंकि घटाना उसी में से है। तो उसके लिए हम लोग जो सेल्स रेशियो हमारा है, तो कंपनी द्वारा अर्जित किए गए कुल लाभ को सेल्स रेशियो के अनुपात में बांट देंगे। और इसलिए बांटेंगे, उसका तर्क भी है, इसलिए बांटेंगे कि लाभ जो होता है वह विक्रय से संबंधित होता है। विक्रय होगी तो लाभ होगा, विक्रय नहीं होगी तो लाभ नहीं होगा। विक्रय कम होगी तो लाभ कम होगा, विक्रय अधिक होगी तो लाभ अधिक होगा। और इसलिए पूरे दुनिया में सेल्स प्रमोशन पर ध्यान दिया जाता है। उसके एक स्कीम, बहुत सारे स्कीम होते हैं जो बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा। और किसी भी व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लाभ को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम लाभ कमाना। तो कैसे लाभ कमाएंगे? तो इसके लिए बहुत सारे सेल्स प्रमोशन के जो मैनेजमेंट साइंस के लोग हैं, इस पर रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे बिक्री को बढ़ाया जाए। क्योंकि उत्पादन करना तो आसान है, क्योंकि उत्पादन करना अब पूंजी का भी प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत सारी यहाँ हैं, बहुत सारे देश पूंजी लगाने के लिए तैयार होते हैं। लेबर की भी कमी नहीं है, लैंड की भी कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सारे चीज़ तो हैं, उत्पादन भी हम कर लेंगे, लेकिन क्या उसे गोडाउन में रख देंगे? वो तो खराब ही हो जाएगा फिर। तो बिक्री महत्वपूर्ण होती है, और बिक्री बढ़ाने के लिए हमको जनता तक जाना होता है, सेल्स प्रमोशन स्कीम को जनता तक ले जाना होता है। जैसे हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये सारे के सारे ब्रांच जो है, ये सब के सब सेल्स प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। यह बिक्री को बढ़ाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब लाभ बिक्री पर आधारित होता है, और उसे भी हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस आता है, यानी सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट घटा दें तो प्रॉफिट आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस पर आधारित होता है प्रॉफिट। तो इसलिए जो प्रॉफिट है उसको हम लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं, और पहले ही हम लोग कर देंगे, प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांटेंगे। और यदि सेल्स रेशियो नहीं है तब माना जाएगा कि पूरे वर्ष का ये लाभ है, तो टाइम रेशियो में बांट देंगे। यदि सेल्स रेशियो कहीं उपलब्ध नहीं है, सेल्स की चर्चा प्रश्न में नहीं है, तो हम लोग समय के अनुपात में बांट देंगे। जो समय का अनुपात है क्रैक, प्रायर और पोस्ट का। फिर यदि वो भी नहीं है तो तीसरा इसका विकल्प हो सकता है, जो प्राय नहीं के बराबर ही प्राय रहता ही है प्रश्न में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि समायोजन के पहले डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है और समायोजन के बाद इतना है, तो वह भी आधार हो सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को या कुल लाभ को बांटने का 3 आधार हो सकता है प्रायर और पोस्ट में करने का। एक सबसे ऑथेंटिक हुआ सेल्स रेशियो, यदि वह उपलब्ध नहीं है तो टाइम रेशियो, यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आधार ले सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग इसको बांटेंगे। अब यहाँ इसको वितरण कर लेने के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट को बांटने के बाद, अब हम लोग एक बनाएंगे, इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। जो हेडिंग होगा इसका, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर और पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, या प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एक हेडिंग हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, साल का अंत का जो फाइनेंशियल ईयर का या अकाउंटिंग ईयर का जो अंतिम डेट होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च करेंगे, या जो भी अकाउंटिंग ईयर होगा उसका जो अंत होगा वो लिखेंगे उसमें। उसके बाद 5 कॉलम इसमें होंगे। पहला पर्टिकुलर्स का,
पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, किस किस को बांटना है उसको हम लोग लिखेंगे उसमें। फिर उसका अमाउंट कितना है, तो दूसरा कॉलम हो जाएगा अमाउंट का, टोटल अमाउंट एक्सपेंडेड या टोटल अमाउंट दूसरा हो जाएगा। तीसरा होगा बेसिस ऑफ एलोकेशन, किस आधार पर इसको हम बांट रहे हैं। जैसे टाइम रेशियो है तो टाइम रेशियो का हो जाएगा, सेल्स रेशियो है तो सेल्स रेशियो उसमें आ जाएगा उस आइटम के सामने में जिसको जिस आधार पर बांट रहे हैं। या प्री एक्सपेंसेस है, प्री प्रायर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है तो उसको बांटना नहीं है, पहले वाले में रखना है। और यदि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है एक्सपेंसेस है तो उसको बाद वाले में रखना है, उसको भी बांटने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हम लोग इसको तैयार करेंगे और अंत में जो रिजल्ट आएगा वह प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन निकल जाएगा और प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन भी निकल जाएगा। अब हम लोगों को देखना है, क्योंकि इसमें हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आइटम्स को समझना और नेचर को समझना, आइटम के नेचर को समझना और उसको टाइम के अनुपात में, समय अनुपात में या विक्रय के अनुपात में या प्रायर और पोस्ट में बांटना। तो मैं उसकी चर्चा में कर देता हूँ कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसको हम लोग समय के आधार पर बांटते हैं, टाइम रेशियो के आधार पर बांटते हैं, यानी पहले और बाद का समय के आधार पर बांटने हैं। वह टाइम रेशियो में कौन कौन सा आइटम हो सकता है, इसको इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। पहला सैलरी समय पर आधारित होता है। हम लोग जानते हैं समय पर आधारित होता है, सैलरी हर महीने दिया जाता है, तो सैलरी का जो खर्चा होगा वो टाइम रेशियो में बटेगा। जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय, पूरे वर्ष का व्यय होता है, इसको भी समय पर बांटेंगे। रेंट एंड टैक्सेस, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, वो भी पूरे साल होते रहते हैं। डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, जो भी हो, डिप्रिसिएशन, इसको भी समय के आधार पर बांट लेंगे, क्योंकि पूरे साल का निकालेंगे, जो डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा उसको फिर टाइम का जो रेशियो होगा उसके आधार पर हम लोग बांट लेंगे। उसके बाद ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस प्रायर में भी है, बाद में भी है, इसलिए इसको भी समय के अनुपात में बांटना उचित माना जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस या बैंक एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, यदि जिस बिजनेस को हम परचेस कर रहे हैं वहाँ ऑडिट हो रहा हो तो, अदरवाइज ऑडिट फी कंपनी का ही प्राय होता है। लेकिन यदि प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, यह कंपनी का ऑडिट फी है या बिफोर इनकॉर्पोरेशन का ऑडिट है, तो हम लोग इसको भी समय के आधार पर बांटेंगे। अदरवाइज जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके आधार पर बांटेंगे उसको। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, वो भी साल भर का आता है, हर महीने होता है, इसलिए समय पर बांटना उचित होगा उसको। इंटरेस्ट यदि हम देते हैं, बैंक से हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट जो यदि हम देते हैं, किसी क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट देते हैं, तो वो भी समय के अनुपात में बांटा जाएगा। रिपेयर्स, यदि रिपेयर्स पर हमने व्यय किया है, खर्चा किया है, तो यह भी समय के आधार पर ही बांटा जाएगा, क्योंकि रिपेयर्स का काम भी हर साल में हर समय होता ही रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय जो भी होंगे, यह भी समय आधारित होते हैं। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी का इंश्योरेंस कराया है या बिजनेस का इंश्योरेंस हुआ होगा, तो बिजनेस जिस दिन क्रय किया जाता है उसके बाद से ही उसका इंश्योरेंस वगैरह जो भी होगा, कंपनी का भी इंश्योरेंस होगा, वो सब एक साथ, यदि प्रश्न में दिया हुआ है एक ही आइटम दिया हुआ है तो उसको हम लोग, यदि पहले का है बाद है तो अलग अलग दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले और बाद में कर लेंगे। यदि एक ही साथ दिया हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी समय के आधार पर बांटे जाएंगे। तो इतने सारे जो व्यय हैं वह समय आधारित होते हैं और समय के आधार पर ये बांटे जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अब सेल्स रेशियो कैसे होगा, विक्रय आधारित व्यय क्या सब हो सकते हैं। स्वाभाविक है, विक्रय से संबंधित, विक्रय नेचर के जो भी आइटम होंगे उसको हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे। तो सबसे पहली बात तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग सेल्स रेशियो में बांट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैरेज आउटवर्ड, एक कैरेज इनवर्ड होता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है, वह क्रय से संबंधित माना जाता है। लेकिन कैरेज आउटवर्ड यदि है तो निश्चित रूप से बना हुआ माल बाहर भेजा जाता है, भेजना है, विक्रय के लिए भेजना है, तो पैकिंग का खर्चा हुआ, कैरेज आउटवर्ड हुआ, ये सारे के सारे सेल्स के अनुपात में ही बांटे जाएंगे। जितनी बिक्री होगी उतना ही
कैरेज आउटवार्ड होगा, उतना ही पैकिंग करानी होगी। ये सारे के सारे सेल्स रेशियो के आधार पर बांटे जाएंगे। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यदि विक्रय के संबंध में यात्राएं की जाती हैं, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए यात्राएं की जाती हैं, पार्टी से बात करने के लिए जाना पड़ता है कहीं, तो वह भी सेल्स के अनुपात में ही बटेगा। कमीशन, यदि सेलिंग एजेंट का कमीशन है तो सेल्स पर ही बटेगा। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का व्यय, हम लोग जानते हैं कि विज्ञापन वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सिर्फ बना के हम घर में रखने, लोगों को जानकारी ना हो तो हमारा वस्तु नहीं बिकेगा। इसलिए विज्ञापन आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और हम लोग प्रायः टेलीविजन वगैरह में देखते रहते हैं, यदि 1 घंटा टेलीविजन देखें तो उसमें कम से कम 20 से 30 मिनट एडवर्टीजमेंट ही आता है, और वो सारे का सारा एडवर्टीजमेंट किसी न किसी वस्तु के प्रोडक्ट का प्रचार होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि जनता इसको पहले हमारे प्रोडक्ट को समझें, और जब समझ जाएंगे तो ज़रूर क्रय करेंगे, तो बिक्री बढ़ेगी। तो ये भी विक्रय आधारित व्यय होते हैं एडवर्टीजमेंट का, विज्ञापन का। फिर डिस्काउंट, हम ग्राहकों को डिस्काउंट देते हैं। कभी कभी देखते हैं कि 2 शर्ट खरीदने पर 1 फ्री। ये क्या है? डिस्काउंट है। कभी कभी 10%, 20% जो कोटेड प्राइस होता है उसमें हम लोग छोड़ देते हैं, विक्रेता छोड़ देता है। यह विक्रय से ही संबंधित है, इसलिए यह भी सेल्स के रेशियो के अनुपात में बांटे जाएंगे। फिर बैड डेट्स होता है, जैसा हम लोग जानते हैं बैड डेट्स, डूब जाना। हमने उधार माल बेचा और कुछ पैसा नहीं आ पाया, तो कभी कभी डाउटफुल डेट्स होता है। लेकिन डाउटफुल डेट्स में भी यदि बिल्कुल आने की संभावना ना हो तो बैड डेट्स हो जाता है। तो यह भी विक्रय आधारित ही है, क्योंकि विक्रय उधार बिक्री होगी तो बैड डेट्स होने की संभावना भी होगी, और बैड डेट्स इसलिए सेल्स रेशियो में ही बांटा जाएगा। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय से संबंधित जो भी व्यय होते हैं, चाय पानी का हुआ, यदि कोई पार्टी जाया तो उसको सुविधा दी गई, रहने का दिया गया, ये सारे जो भी सेलिंग से संबंधित व्यय होंगे ये सब के सब सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, और इसको सेल्स के अनुपात में ही बांटे जाएंगे। सेल्समैन सैलरी एंड रेम्युनरेशन, यदि सेल्समैन का हमने सेल्समैन से बहाल कर रखा है तो उसका जो रेम्युनरेशन होगा, उसकी जो सैलरी होगी, वह टाइम पर नहीं बटेगा, वो उसके सेल्स पर बटेगा। इसलिए कि उसका जो वेतन होता है बिक्री पर ही आधारित होता है। इतनी बिक्री होगी तो ना उसका रेम्युनरेशन मिलेगा, बिक्री कम होगी तो रेम्युनरेशन कम हो जाएगा, बिक्री अधिक होगी तो रेम्युनरेशन अधिक हो जाएगा। तो ये उसके आधार पर बांटे जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे तो ये 2 रेशियो के अंतर्गत आने वाले शब्दों का, आइटम्स का हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा देख लें कि प्रायर एक्सपेंसेस, प्रायर क्या होता है, यानी समापन के पहले का व्यय क्या सब हो सकता है। प्रायर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या सब हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट टू वेंडर। कभी कभी विक्रेता क्रय तिथि को उसका क्रय मूल्य का भुगतान नहीं कर पाता है, और जब क्रय मूल्य का भुगतान नहीं होगा क्रय तिथि पर, और जितने दिन समय लेगा आगे भुगतान करने का, तो उतने दिन का उसको ब्याज देना होगा। और यदि कंपनी ब्याज देती है तो वह भी प्रायर एक्सपेंसेस माना, प्रायर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस माना जाएगा। यदि प्रायर पीरियड में ही दे दिया, भुगतान कर दिया गया, तो कंप्लीट ब्याज जो होगा वह प्रायर के अंतर्गत ही घटाए जाएंगे। और यदि उसके बाद भी दिया जाता है, यानी 1 अप्रैल को क्रय किया और हम जून के अंत में भुगतान करते हैं उसका ब्याज का, ये क्रय मूल्य का, तो यह जो 3 महीना पहले और 2 महीना जो बाद में आया, अप्रैल मई जून 3 महीना जो बाद में आया, तो इस 3 महीने का, या सपोज कीजिए कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल और मई जून के अंत में दिया जाता है, तो 3 महीना आ जाएगा ये। तो 3 महीना पहले, 3 महीना बाद में, तो जो भी ब्याज दिए जाएंगे वेंडर्स को, वह इसके अनुपात में बांट दिया जाएगा। जब तक उसका ब्याज का भुगतान नहीं होता है, यदि बाद में होता है, कंपनी बनने के बाद होता है, तो कंपनी बनने के बाद का व्यय माना जाएगा, उसका कुछ पोर्शन, और पहले का जो होगा वह पहले में
करेंगे तो वो जो पीरियड होगा, वो जो महीना होगा, उस अनुपात में उसको हम लोग बांटेंगे। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय भी इन्वेस्टमेंट करती है, उस पर यदि लॉस होता है तो वो व्यवसाय का लॉस माना जाता है, यदि प्रायर इनकॉर्पोरेशन लॉस या प्रॉफिट माना जाता है। यदि लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हो जाएगा, उसको पहले में रखेंगे। फिर एनी एक्सपेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड, यदि किसी भी तरह का हो जो प्रायर पीरियड में हो का खर्चा लगे देखने से, तो उसको हम लोग उस अनुपात में बांटेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है, वह खर्चा कैसा होगा, यानी कंपनी का व्यय कैसा होगा। तो उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, कंपनी को स्थापित करने में जो प्रारंभिक व्यय होता है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होता है, वह कंपनी का होता है, यह पूर्णतः बाद का व्यय माना जाएगा, उसको बांटने की जरूरत नहीं होगी। फिर डायरेक्टर का फीस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हम जानते हैं डायरेक्टर्स कब बनते हैं, जब कंपनी बनती है, तो उनका जो भी फीस होगा वह पोस्ट इनकॉर्पोरेशन खर्चा माना जाएगा। और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यदि कंपनी शेयर का इशू करती है या डिवेंचर का इशू करती है तो उस पर जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट यदि पर जारी करती है तो वह जो लॉस होगा वह पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लॉस माना जाएगा, उसको भी बांटने की जरूरत नहीं। अंडरराइटिंग कमीशन, यदि कमीशन हमने किसी को दिया है शेयर को बेचने के संबंध में तो वह भी पोस्ट का माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या डिवेंचर पर ब्याज हम दे रहे हैं, क्योंकि डिवेंचर कंपनी ही जारी करती है, इसलिए कंपनी का खर्चा पूर्णतः माना जाएगा। सैलरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर, यदि मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी हमको देना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का होता है, तो वह भी पूर्णतः बाद का खर्च होगा। उसके बाद डोनेशन और सब्सक्रिप्शन टू पॉलिटिकल पार्टीज। प्रायः कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है या दान देती है, और ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय जो पार्टीज हैं, वह देश में शासन करने का काम करते हैं, स्वच्छ शासन देने का काम करते हैं। यह डेमोक्रेटिक एक प्रोसीड्यूर है, प्रोसेस है। तो वह चुनाव कैसे लड़ेंगे, उनको चुनाव लड़ने में खर्चे होंगे, तो ऐसा प्रावधान है कि कंपनियां उनको सब्सक्रिप्शन देती है, चंदा देती है कि आप हमारे देश में स्वच्छ शासन देने के लिए अपनी पार्टी को बनाइए। और प्रायः हर पार्टियां इन लोगों से चंदा लेती है, चंदा ये लोग देते हैं, और जिससे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। भले इसका दुरुपयोग अलग होता हो, लेकिन इस तरह का प्रावधान कंपनी लॉ में किया गया है, और इस आधार पर जो भी चंदा होगा वह कंपनी का ही व्यय माना जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार हम लोग देखें कि ये सारे व्यय को इस आधार पर बांटने हैं, और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इस चैप्टर को समझ जाएंगे। और हमने समझाया, आपको काफ़ी को लगा कि काफ़ी आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है, इसमें बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। अब हम आपको एक उदाहरण से इसको और क्लियर करना चाहते हैं। एक प्रश्न हम ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रश्न के माध्यम से भी आप इसको भली भांति समझ लें, क्योंकि जब आप समझेंगे ठीक से तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को समझना भी आसान है। कंसेप्शनल व्यू क्या था ये हमने बता दिया आपको। एक व्यवसाय को क्रय किया गया, और व्यवसाय क्रय की तिथि थी 1 अप्रैल 20, यानी 1 अप्रैल 20 को किसी व्यवसाय को, चालू व्यवसाय को कंपनी द्वारा क्रय किया गया, और जो समामेलन उसको मिला, पत्र मिला, वह था 1 जुलाई 20, यानी अप्रैल, मई, जून 3 महीना के बाद उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला। तो 3 महीना हो गया बिफोर इनकॉर्पोरेशन, प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं वर्ष का जो समाप्ति की तिथि है, अकाउंटिंग ईयर का कंपनी का जो है वह 31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च 2021 को वो अपना खाता बही बनाता है, उसका अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई इसमें कि टाइम जो है वह 3 महीना बिफोर
और 9 महीना बाद में, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च का समय काउंट करेंगे तो 9 महीना का आ जाएगा, यानी टाइम रेशियो इसमें आ गया 1:3 का। ये क्लियर हो गया, प्रश्न पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। अन्य सूचनाएं दी गई हैं, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, प्रबंधन का व्यय है। प्रबंधन व्यवसाय का भी हो सकता है, प्रबंधन कंपनी का भी हो सकता है। तो यह 3050 है। अब हमको निर्णय करना है इसको कैसे बांटेंगे। तो स्वाभाविक है, ये पहले का भी है और बाद का भी हो सकता है प्रबंधन, इसलिए इसको हम लोग समय के अनुपात में, टाइम रेशियो में ही बांटना उचित होगा। फिर उसका बैड डेट्स होता है। बैड डेट्स इस प्रश्न में दिया गया है कि 200 रुपया बैड डेट्स हुआ, जिसमें 100 रुपया पूर्व का है, समापन के पहले का बैड डेट्स है। तो 200 रुपया में 100 पहले हो गया तो 100 बाद में आ गया, तो 100 के अनुपात में बांट देंगे, यानी 100 पहले रखेंगे, 100 बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है ये। फिर डायरेक्टर फीस 1000 रुपया है। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टर कंपनी में होते हैं, उनकी बहाली होती है और उनका जो फीस होता है यह प्योरली पोस्ट इन कॉर्पोरेशन माना जाएगा। फिर उसके बाद का 1000 का एक्सपेंसेस था, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 500 रुपया है इस प्रश्न में। तो इस एक्सपेंसेस को भी, प्रारंभिक व्यय को भी, चूँकि कंपनी का प्रारंभिक व्यय होता है, इसलिए इसको भी हम लोग पोस्ट इन कॉर्पोरेशन इंटायरली रखेंगे। डेप्रिसिएशन यह भी समय के अनुपात में होता है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ 1000 रुपया, इस 1000 को भी हम लोग समय के अनुपात में, यानी 1:3 के अनुपात में बांट देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपये। अब इस प्रश्न में कहीं भी सेल्स का अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो हमने कहा कि यदि सेल्स का अनुपात ना हो तो सकल लाभ को भी, कुल लाभ को भी हम लोग टाइम रेशियो में ही बांटेंगे। तो यह भी 1:3 के अनुपात में बटेगा, यानी थोड़ा पहले, यानी 1 का अनुपात पहले होगा, 3 का अनुपात बाद में होगा। इस 20,000 को इस तरह से बांटेंगे। फिर कहता है इंटरेस्ट टू वेंडर, यह 1250 रुपया दिया हुआ है और उसके लिखा हुआ है इसके बारे में कि इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी एज ऑन 1 सितंबर 2020, यानी 1 अप्रैल को क्रय किया गया, लेकिन उसको जो ब्याज दिया जा रहा है, का भुगतान जो किया जा रहा है, वह 1 सितंबर को किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ अप्रैल, मई, जून 3 महीना पहले आ गया। अप्रैल, मई, जून ये पहले आ गया। फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद जुलाई 1 महीना आ गया, इसमें जुलाई, अगस्त 2 महीना आ गया। 1 सितंबर तो है ही, 2 महीना आ गया, यानी 3 और 2 के अनुपात में। इस व्यय को समापन के पहले का जो वेंडर का होगा वह 3 महीने का हो जाएगा अनुपात, और 2 महीने का अनुपात बाद में होगा। तो 1250 रुपया है तो 750 और 500 इधर आ जाएगा। इस अनुपात में बांट देंगे, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बांट देंगे, और इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो छात्रों, आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन किया, इन सारी बातों पर चर्चाएं की, और हम समझते हैं कि आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। यदि किसी को कोई डाउट है, किसी तरह का प्रॉब्लम महसूस होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने समस्याओं को भेजें, मैं आपका समाधान करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430638764। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया, गौर से सुना, समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस तरह के क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने विश्वविद्यालय को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।